तो दोस्तों आप लोगों ने फाइनली मेरे को मजबूर कर ही दिया कि मैं हार्डवेयर इन्फो के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो आज मैं हार्डवेयर इन्फो के ऊपर पूरी डिटेल बताने वाला हूं आपको, और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है बिकॉज़ अभी हमारे फर्स्ट पेज में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो मैंने हार्डवेयर इन्फो रन कर दिया है। देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर CPU की इन्फॉर्मेशन वगैरह है और यहाँ पर क्लॉक स्पीड वगैरह है। तो चलो एक एक करके हम सबको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो यहाँ पर इंटेल कोर i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर है, 10100T, ठीक है। 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, एंड TDP मैक्स 35 वाट है ना। एंड स्टेपिंग G1 है, कॉमेट लैग, इसको ये नाम याद रखना, कोड नेम क्या है, कॉमेट लैग, क्योंकि इसके बारे में अभी हम बहुत तगड़ी डिटेल आपको बताने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई हो, है ना। तो ये कॉमेट लैग हो गया। देन इसके बाद MCU हो गया, और इसके बाद सॉकेट है 1200, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स 8 में से 4 वर्किंग है, और L1 कैशे इतनी है, और L2 इतनी है, और 6 MB पे। तो ये अभी हम और भी अभी ब्रेक डाउन करेंगे। अभी हम सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेप आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लो। अब अपन चलते हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं ये मेरे प्रोसेसर में अवेलेबल हैं, है ना। और अब आप बोलोगे भाई ये तो हमें भी दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। MMX का क्या काम है? MMX का काम है मल्टीमीडिया को हैंडल करना, मतलब ऑडियो वीडियो को प्रोसेस करना, MMX और SSE, ठीक है। ये तो बस सदियों से चलता हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पर लिख रहा हुआ है स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशन। देन मेन पॉइंट मैं आपको बता दूँ, AVX तो हर प्रोसेसर में होना चाहिए जिसमें भी आप बड़ी हैवी एडिटिंग या हैवी गेमिंग वगैरह करने वाले हो। तो AVX का और AVX2 का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, आप बहुत बड़ी से बड़ी एडिटिंग, बड़ी से बड़ी आपकी गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो। फिलहाल मेरा 10 जनरेशन का, तो इस हिसाब से AVX2 इसमें है, एंड बड़े प्रोसेसर में अलग हिसाब से रहता है, लाइक AVX 512 AVX 10, है ना। तो बड़े प्रोसेसर में उस हिसाब से रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोसेसर में एक बेसिक एडिटिंग और एक अच्छी सी गेमिंग भी कर सकता हूँ ग्राफिक कार्ड लगाकर, ठीक है। अब अपन चले VMX की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये VMX सबसे काम की चीज़ है ना। VMX नहीं है तो फिर वो प्रोसेसर किसी काम का नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे लोग गेमिंग करते हैं और ब्लू स्टैक वगैरह चलाते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। लाइक मेरा ये OS है, OS के बाद मैं एक और OS चलाना चाहूँ तो मेरे प्रोसेसर में VMX होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट होना चाहिए, तो ही मैं चला पाऊँगा, अदरवाइज़ वो मर जाएगा, है ना। सिस्टम हैंग होगा बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो VMX होना बहुत ज़रूरी है। तो VMX का मतलब वर्चुअलाइजेशन मशीन। देखो यहाँ पर लिखा भी है AMD सिक्योर वर्चुअलाइजेशन मशीन, है ना। तो अब अपन चलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट पे। तो ये समझ लो इस तरीके से जैसे कि अपनी गाड़ी का स्पीड मीटर होता है, इसी तरीके से ये हमारे CPU का स्पीड मीटर है ना। तो अब अपन सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा LFM का फुल फॉर्म है लो फ्रिक्वेंसी मोड, है ना। तो लो फ्रिक्वेंसी मोड में क्या है, लाइक जब मेरा प्रोसेसर आइडल रहेगा या फिर मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो प्रोसेसर एनर्जी को बचाने के लिए क्या करता है, LFM में चला जाता है ना। इससे कम से कम अगर मेरा प्रोसेसर आइडल पे रहेगा तो 800 मेगाहर्ट्ज़ पे रहेगा। एंड इसी के नेक्स्ट पे है बेस क्लॉक HFM, हाई फ्रिक्वेंसी मोड। तो हाई फ्रिक्वेंसी मेरे प्रोसेसर की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 3000 मेगाहर्ट्ज़, है ना। हाई फ्रिक्वेंसी मोड ये रहा। एंड फिर अपन नीचे आए तो टर्बो मैक्स है। तो टर्बो मैक्स में क्या है, जब मेरा प्रोसेसर ओवरलोड होगा, जैसे कि देखो अभी मेरा प्रोसेसर की स्पीड 3000 है, देन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 3300 मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है। तो मेरा प्रोसेसर जब मैं बहुत बड़ा गेम खेलूंगा तो सडनली ये प्रोसेसर मेरा 3800 मेगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक कर जाएगा, ठीक है। ये इसकी मैक्स स्पीड है, और ये बेस क्लॉक स्पीड है 3000 मेगाहर्ट्ज़। देन मैक्स पे ये 3800 तक के मेगाहर्ट्ज़ तक के ये बूस्ट कर जाएगा। एंड अभी जो चल रहा है वो क्लॉक इस तरीके से चल रहा है, एवरेज एक्टिव क्लॉक और एवरेज इफेक्टिव क्लॉक, ठीक है। इस तरीके से अभी ये लाइव चल रहा है। तो नेक्स्ट अपना रिंग LLC मैक्स। तो यहाँ पर ये अपनी L1 L2 जो कैशे मेमोरी है ना, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डाटा हमारा फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो अभी हमारी जो LLC चल रही है 2900 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है ना, और LLC मैक्स 3500 है। अभी तो मेरी कमी चल रही है, ठीक है। अभी इतना डिटेल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, समझ गए होगे, नहीं समझे तो कमेंट कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब अपन आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में आप देख सकते हो HP 8752 मेरा ये नाम लिखा हुआ है HP मशीन का। एंड देन चिपसेट मेरा जो मदरबोर्ड का है वो इंटेल W480 कॉमेट लैग PCH का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरा प्रोसेसर का कोड नेम कॉमेट लैग है, और यहाँ पर मेरा मदरबोर्ड भी कॉमेट लैग है। तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो 11 जनरेशन सपोर्ट करवाऊँ तो नहीं करेगा, बिकॉज इसमें जो है कॉमेट लैग यहाँ पर PCH इसमें अपडेट ही नहीं दिया बायोस में कि हम कॉमेट लैग के अलावा कोई और अदर कोड वाला प्रोसेसर यूज़ कर सके। तो अभी देखो यहाँ पर इंटेल W480 लिखा है। तो मोस्टली केसेस में अगर 410 मदरबोर्ड होगा तो H410 लिखा होगा, लेकिन मेरे पास W क्यों लिखा है, W इसलिए लिखा है बिकॉज मेरा सिस्टम वर्क स्टेशन है, तो इसलिए W लिखा हुआ है। तो वर्क स्टेशन 480 मेरे सिस्टम का नाम है। देन इसके बाद बायोस वर्जन वगैरह बता देगा, ये चीज़ तो आप लोग वैसे भी समझते होंगे। वेल यहाँ पर आपको मेमोरी दिखा रही है 16 GB एंड DDR4 रैम दिखा रही है, एंड क्लॉक स्पीड अभी फिलहाल उसकी ये चल रही है।
एंड रैम की जो टोटल क्लॉक स्पीड है वो है 3200 FSB। अब आप बोलोगे भाई 3200 FSB है तो 3200 FSB क्यों नहीं चल रही, तो मैं आपको एक क्लियर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में समझा दूँ कि मेरा जो सिस्टम है ना वो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन पे मेरा XMP प्रोफाइल इनेबल नहीं है और अवेलेबल नहीं है। बायोस में फीचर होना चाहिए XMP प्रोफाइल का, तो ही ये रैम 3200 FSB तक ओवरक्लॉक होकर चल सकती है। XMP प्रोफाइल होगी तो ही चलेगी, है ना। अदरवाइज़ आप कोई सी भी रैम लगा दो जो सिस्टम ने ऑलरेडी डिटेक्ट करके रखा है, बायोस ने उसको लॉक करके रखा है, तो उतने मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलेगी। समझ गए होंगे आप, है ना। तो कितने ही बड़ा सिस्टम है, लोग बोलते हैं कि यार भाई 3200 FSB रैम लगा दें तो लैपटॉप मक्खन चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लैपटॉप को चेक करो, अगर XMP प्रोफाइल अवेलेबल है तो ही लैपटॉप मक्खन चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो डुअल चैनल में मेरा मोड जो है डुअल चैनल पे है, एंड मेरी यहाँ पर रैम जो है 1 और 3 यहाँ पर देख सकते हो, दोनों की दोनों 3200 FSB में 8 GB की रैम है ना। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा दूँ, ये क्लॉक स्पीड वगैरह है रैम की, कि आपका मदरबोर्ड कितनी क्लॉक स्पीड तक सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर 1200 चल रहा है, तो मदरबोर्ड क्या करता है ना, अपनी औकात के हिसाब से रैम को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो रैम फिर आप कितनी भी बड़ी लगा लो, लेकिन अगर क्लॉक स्पीड मदरबोर्ड में वो फीचर नहीं है XMP का, तो वो रैम को ब्लॉक करके ही रखेगा, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेगा। सो अगर अपन GPU की बात करें तो यहाँ पर इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU मेरा यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर का ही है ना। इसमें ग्राफिक्स UHD ग्राफिक्स है, कॉमेट लैक एस है, यहाँ पर देखो कॉमेट लैक एस लिखा हुआ है, कोड नेम वगैरह है ना। PCI वगैरह ये सारी चीज़ें डिसेबल्ड है। एंड मैं आपको सीधा पॉइंट की तरफ लेके चलूँ तो करंट क्लॉक स्पीड जो चल रही है उसकी 400-500 मेगाहर्ट्ज़ की बराबर चल रही है। एंड यहाँ पर मेमोरी आप देख सकते हो 1108 इसने लेके रखी है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, क्लॉक स्पीड यहाँ पर 1108 इसने ऑलरेडी लेके यहाँ पर रैम पे है, और इसने और बांट के रखी। तो कहने का मतलब ये है कि जब CPU को ज़रूरत पड़ती है रैम की, या CPU को जब अपन गेम वगैरह खेलते हैं विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो GPU क्या करता है, GPU मेमोरी यहाँ से रैम की मेमोरी थोड़ी सी अपने पास रख लेता है, फिर उस हिसाब से आपके गेम को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर देता है। लेकिन हैंग बहुत होता है, कोई मतलब नहीं रहता, विदाउट ग्राफिक के गेम चलते नहीं। सो मेमोरी के नीचे चलें तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इसने ये दिखा दिया। देन यहाँ पर UEFI बूट भी है, सिक्योर बूट भी, TPM भी, HBSI भी, मतलब हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर है ना। एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 प्रोफेशनल वर्क स्टेशन डाला हुआ 25H2 वर्जन है ना, मैंने ही डाला हुआ है। पहले अपन नीचे की तरफ चलें ड्राइव की तरफ, तो यहाँ पर देखो मेरी SATA 1.5 Gbps की ये हार्ड ड्राइव है, मेरी हार्ड डिस्क है ना। तो यहाँ पर 1.5 Gbps की स्पीड में ये भाग रही है। एंड अपना 1 TB ये मेरी SATA SSD है EVM की, तो ये 6 Gbps के आसपास के हिसाब से भाग रही है, कंफर्म नहीं है ये भी, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता है ना। देन अब अपन चलें नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पर मेरी क्रूशियल की SSD NVMe, तो यहाँ पर NVMe और VMD ने इसको हैंडल करके रखा हुआ है, ये समझ के रख लो। सो दोस्तों समरी तो कंप्लीट हो गई, अब इसको बंद करते हैं और थोड़ा बेसिक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर CPU i3 10 जनरेशन के बारे में पूरी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। यहाँ पर मैक्स BPP जो है, मतलब प्रोसेसर बेस पावर जो 35 वाट है, प्रोसेसर मैक्स पावर पे 55 वाट तक ले जा सकता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड CPU पावर लिमिट जो है हमारी 75 वाट तक पावर लिमिट है, इससे ज़्यादा हमारे CPU में पावर गई तो CPU उड़ जाएगा। देन TDP है जो डाउन लेवल पे है, अनलिमिटेड रेंज पे, वो 25 वाट पे है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो करंट कॉन्फ़िगरेबल TDP लेवल नॉर्मल में है, ठीक है। अभी जो हमारी TDP जो है वो नॉर्मल लेगेसी मोड में है, ओवरक्लॉक नहीं, बिकॉज ऑफ वर्क स्टेशन है हमारे सिस्टम में। मेरी मशीन में जो है वो इंटेल के Xeon प्रोसेसर वगैरह होते, तो वो उनको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाती, ठीक है। अभी मेरा क्या i3 10 जनरेशन T सीरीज़ लगा है, तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता। एंड चलो अब इसकी सीधा मेन स्किल्स और फीचर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप प्रोसेसर वगैरह देख सकते हो, डिस्प्ले HD ऑडियो सपोर्टेड दिखा रहा है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड है, ठीक है। VTX मैंने वहाँ पर दिखाई दिया आपको, ठीक है। डुअल मेमोरी चैनल सपोर्टेड है, DTR ओवरक्लॉकिंग इनेबल्ड है, ये सारी चीज़ें हटाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरक्लॉकिंग डिसेबल्ड है। अभी मेरा सिस्टम में ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं है, अगर मेरे मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट होता तो मैं ये भी करके दिखाता आपको। तो अब अपन चले मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में यहाँ पर देखो मेरा मदरबोर्ड दिखा दिया इन्होंने, HP Z2SFF G5 वर्क स्टेशन, ये पूरा मदरबोर्ड है ना। मदरबोर्ड का मॉडल ये रहा। मदरबोर्ड का चिपसेट जो है ये देखो, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कॉमेट लैक PCH, ठीक है। मदरबोर्ड का चिपसेट ये रहा। एंड इसके अगर मदरबोर्ड में चिपसेट कॉमेट लैक के अलावा कुछ और होता तो हो सकता है कि शायद 11 जनरेशन सपोर्ट करता है मेरा मदरबोर्ड, लेकिन मेरा मदरबोर्ड 11 जनरेशन सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज मदरबोर्ड की बायोस में ऑलरेडी लिखा हुआ कॉमेट लैक PCH वाला है, ठीक है। और मदरबोर्ड स्लॉट वगैरह ये सारी चीज़ें ये तो पता चली गई होंगी, बायोस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपन चलते हैं ACPI, और ये रहा ACPI में आपका पूरा का पूरा पोर्ट वगैरह बता देगा। ये जो चिप लेवल वर्क करते हैं ना उनके काम की चीज़ है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूरे पोर्ट वगैरह बता रहा है, मेमोरी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें, अभी अपने काम की चीज़ नहीं है। अपन चलते हैं
SM बायोस में। तो ये यहाँ पूरा की पूरी बायोस की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर TPM देखो 2.0 है और TPM की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। देन बायोस की तरफ चले तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम का बायोस का वर्जन बता देगा, क्या सपोर्ट है बायोस में, क्या सपोर्ट नहीं है। फ्लैश बायोस प्रेजेंट, बायोस शैडो प्रेजेंट, बूट फ्रॉम CD भी है, सिलेक्ट बूट भी है। मतलब बायोस को फॉर्मेट कर सकते हो, बायोस को फ्लैश कर सकते हो CD के थ्रू भी और पेन ड्राइव के थ्रू भी। देखो USB लेगेसी सपोर्ट इनेबल्ड है, ठीक है। बायोस बूट स्पेसिफिकेशन सपोर्ट इनेबल्ड है, छोड़ो। एंड सिस्टम की तरफ चलें तो यहाँ पर देख सकते हो आप HP की मेरी ये वर्क स्टेशन वगैरह नेम है और यहाँ पर प्रोडक्ट वर्जन ये रहा एंड प्रोडक्ट सीरियल नंबर ये रहा एंड SKU नंबर ये रहा, ठीक है। अपने सिस्टम की पूरी डिटेल यहाँ पर दे देगा आपको। यहाँ पर ये देखो सीरियल नंबर वगैरह, मैन्युफैक्चरर किसने बनाया, HP ने बनाया हुआ, केस टाइप डेस्कटॉप है, ठीक है। और यहाँ पर अब बायोस की लैंग्वेज वगैरह है, ये तो छोड़ो यार, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। एंड यहाँ पर मेन बोर्ड की तरफ चले तो यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड का सीरियल नंबर वो है जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड का सीरियल नंबर जो है वो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कूलिंग डिवाइस के अपन चले तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या है, टाइप चिप फैन, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या है, CPU फैन। ये CPU के ऊपर का जो फैन लगा रहता है उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, स्टेटस ओके है। देन उसी के जस्ट नीचे मेरा एक पावर सप्लाई में भी फैन लगा है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप पावर सप्लाई फैन, डिस्क्रिप्शन पावर सप्लाई फैन, स्टेटस ओके, मतलब पावर सप्लाई का फैन ओके है, ठीक है। अब L1 कैशे, जितनी ज़्यादा L1 कैशे होती उतना ज़्यादा सिस्टम फास्टर रहता है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर L1 कैशे कितनी है, 256 किलोबाइट, ठीक है। और L2 कैशे 1024 किलोबाइट और L3 कैशे 6144 किलोबाइट। देखो L1 कैशे जितनी ज़्यादा रहेगी CPU में उतना ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस करके देगा, बिकॉज L1 कैशे बहुत जल्दी रीड होती है, बहुत तेज़ होती है। L1 कैशे से बहुत तेज़ प्रोसेसर वर्क करता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको दिखा दी, इसको इग्नोर करो, है ना। सिस्टम पावर सप्लाई वगैरह प्रेजेंट दिखा रहा है, मॉडल पार्ट नंबर हाई एफिशिएंसी, लोकेशन डिवाइस नेम सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर अपडेट नहीं किया, पावर सप्लाई में चिप नहीं है, ठीक है। एंड ऑन बोर्ड में क्या क्या लगा, वीडियो अडेप्टर लगा, इनेबल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अपन चले मेमोरी की तरफ, तो मेमोरी की पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेमोरी की तो मैंने आपको आधे से ज़्यादा डिटेल वहीं दे दी भाई, छोड़ो मेमोरी छोड़ो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैंने मालूम है समरी में ही आपको दिखा दी, पूरी की पूरी चीज़ें, है ना। डिटेल में जाओगे तो डिटेल में आप लोग खुद ही समझ लेना, या फिर आप गूगल की हेल्प ले लेना, फोटो वगैरह डाल देना, जेमिनी की हेल्प ले लेना। और ज़्यादा डिटेल चाहिए भाई मैंने बेसिक डिटेल आपको वीडियो में बता दी है, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी सिस्टम की आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहीं से निकल गई है। इसके अलावा और कोई मेन इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ बायोस वगैरह की मिलेगी, जिसमें आप सीरियल नंबर और फ़ैन वगैरह का हेल्थ स्टेटस देख सकते हो, फ़ैन चालू है कि बंद है, या फ़ैन का पोर्ट वगैरह ख़राब है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना, है ना। और कमेंट ज़रूर करना अब नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। इस पर तो नहीं बनाऊँगा भाई, क्योंकि मेरे को समरी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।